चलिए देखें। पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि लाइपोफोबिक सोल का निर्माण कैसे होता है। और लाइपोफोबिक सोल के निर्माण में दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, दूसरा डेवलपमेंट ऑफ सेम नेचर ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स को कोलाइडल रेंज में लाने का दो तरीका है। एक है मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड और एक है इलेक्ट्रो डिस्पर्सन मेथड। हम लोग चार्ज को डेवलप करने का तरीका देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो हेडिंग आप डाले हैं वह है एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन। पिछला दिन आप देखे थे कि एजीआई नीचे में जाके बैठ गया था, और जब हम कोई कॉमन आयन वाला सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाले थे तो याद है एजी प्लस इस पर आके जमा हो गया था, और NO3 आयन सॉल्यूशन में घूमता हुआ आयन है, इसीलिए इसको हमने मोबाइल आयन बोल दिया था। तो इस तरह से यदि कोई भी कॉमन आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट आप डिजॉल्व कर देंगे इस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो वहां पर कॉमन आयन के एडजॉर्प्शन के कारण सेम नेचर का चार्ज डेवलप हो जाता है, और जो ये सस्पेंशन में कन्वर्ट किया हुआ था, नीचे में बैठा हुआ था, वो नीचे में बैठ करने फिर से सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर जाता है और कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण कर देता है। तो इससे जो रिलेटेड फिगर था वो आप बना लिए थे, सिर्फ इसका स्टेटमेंट लिखना बाकी था। देखिए तो नीचे रो देखिए, लिखेंगे। देखिए, व्हेन ए soluble salt having common ion dissolved in colloidal solution, then common ion adsorbed on the surface of colloidal particles and uncommon ion becomes mobile. Due to adsorption of common ion, charge separation occurs the colloidal solution and potential develop. This potential is known as the potential or electrokinetic potential. पहले आप इसको पूरा लिख लीजिए, इसका कुछ पार्ट ऐसा है जो आप समझे नहीं।
सुनिए, Ag का जो सॉलिड था इस पर जमा कौन हुआ था? Ag प्लस, और NO3 माइनस अलग हुआ था। Ag प्लस के एडजॉर्प्शन के कारण, Agi पर Ag प्लस के एडजॉर्प्शन के कारण पॉजिटिव चार्ज अलग होने लगता है और नेगेटिव चार्ज अलग होने लगता है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन होने लगता है, और जहाँ भी चार्ज का सेपरेशन होता है, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, वहाँ पोटेंशियल डेवलप होता है। तो इस स्थिति में जब कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन होता है, चार्ज का सेपरेशन होता है कोलाइडल सॉल्यूशन में, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में पोटेंशियल डेवलप करता है। कोलाइडल सॉल्यूशन के इसी पोटेंशियल को दो नाम से जाना जाता है, या तो आप इसको जीटा पोटेंशियल कहते हैं या फिर इसको इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल कहा जाता है। शॉर्ट टाइप 2 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, इसको जेड से हम लोग इंडिकेट करते हैं। यही बात यहाँ लिखा हुआ है, तो पूरा कर लीजिए। हो गया लिखा हुआ। ये तो दूसरा तरीका, चार्ज को डेवलप करने का ये दूसरा रीजन बताया, दूसरा तरीका बताया जा रहा है। देखेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीडियम, ये एसिडिक हो सकता है या ये बेसिक हो। अब यहाँ पर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीडियम का क्या मतलब है, आप इसको समझो। शुरू करें बताना। देखिए इधर इसमें कुछ लिखना नहीं, बस समझना। RC ई डबल बॉन्ड OH H2, इस कंपाउंड के बारे में ज़्यादा आप नहीं जानते हैं अभी। एक्चुअल में इसी को कहा जाता है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड इसी को बोलते हैं, और इसी एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। ये सब बात आगे आप ऑर्गेनिक में पढ़िएगा, अभी उतना ज़्यादा मतलब आपको नहीं है। यह एक कोलाइडल पार्टिकल है, क्योंकि यह कोलाइडल रेंज में है, मतलब इसका जो साइज होता है ना, वो 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच का ही होता है। लेकिन इस पर कोई चार्ज नहीं है, आप यदि इसको वाटर में डालेंगे नीचे जाके बैठ जाएगा ये। अब ऐसी स्थिति में पर चार्ज आएगा कैसे? मान लीजिए कि आप एक ऐसे सॉल्वेंट में इसको डाल दिए जो एसिडिक है नेचर में, यानी हम किस में डालें इसको? एसिडिक डिस्पर्सन मीडियम में। एसिडिक डिस्पर्सन मीडियम में आप डालिएगा तो डेफिनेटली वहां पर किस आयन की उपस्थिति होगी? H+ आयन की। अब देखो यहाँ, ये जो NH2 है, नाइट्रोजन पर क्या होगा? यहाँ पर लोन पेयर, नाइट्रोजन का ये लोन पेयर H+ के साथ जुड़ जाता है और ये NH2 से कन्वर्ट कर जाता है NH3+ में। यहाँ पर लोन पेयर H+ के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर जुड़ता है। यदि आप केमिस्ट्री पढ़े हैं, केमिकल बॉन्डिंग पढ़े हैं, तो उसमें आपको ये सब बात बताया गया था 11th में। नहीं पढ़े हैं तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, लेकिन ये सब बात आपको आना चाहिए। ऑर्गेनिक में जाएंगे तो हम डिटेल में इसको समझाएंगे।
तो ये जो कंपाउंड बनाता है ये बना देता है इसको आर, ई डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ऑर्गेनिक का कोई भी पार्ट आता है तो तुम्हारा मुंह चोर जैसा बन जाता है, तब बढ़िया लक्षण थोड़े है। कन्वर्ट कर जाएगा NH3+ में। तो NH2H+ के साथ मिलके क्या बना दिया, NH3+। यहाँ पर इस पार्टिकल पर कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पर इस पार्टिकल पर चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो एक एमिनो एसिड पर एक पॉजिटिव चार्ज आए तो जितना भी एमिनो एसिड होगा सब पर ना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब सब पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इसको एसोसिएट होने नहीं देगा, तो नीचे में बैठने नहीं देगा, तो ये फिर कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर जाएगा। देखेंगे रिएक्शन। उसको भेज दो वापस। तो क्या उतार लिए हैं क्या। अब इसी में क्या कीजिए, इस मीडियम को बेसिक कर दीजिए। मतलब यहाँ पर हम अब ले रहे हैं बेसिक डिस्पर्सन मीडियम। अब बेसिक डिस्पर्सन मीडियम लीजिएगा तो बताइए इसमें किस चीज की उपस्थिति रहेगी, OH- की। COOH कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे टूटता है ये टूटता है COO- में और H+। 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले लोग कौन कौन है, हाथ खड़ा कीजिए तो। जो कहीं भी कुछ नहीं पढ़े हैं, पढ़े हुए हैं सब लोग। क्या बात, अब इतना बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है तुम्हारा पढ़ने के बाद। बताओ, नहीं पढ़ता था तो कोनो बात ही नहीं था, तो लिख भी नहीं पाता। कट्टा है कहीं का, लाज नहीं लगता है हाथ नीचे जो रखे हुए हो। देखिए ध्यान से इधर, जब यहाँ पर OH- रहेगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये टूटता है COO- में। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यहीं पर माइनस आता है और इस H पर प्लस आता है। ये H जो प्लस है, यह प्लस इस OH- के साथ मिलके बना देगा H2O। और COO का जो ये माइनस चार्ज है यह रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब आप बेसिक मीडियम में इसको डालेंगे तो ये H+ यहाँ से निकलेगा, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस। और जो H+ निकला वह इस OH- के साथ मिलके क्या बना देगा, H2O। आप देखिए पिछली बार इस पूरे पार्टिकल पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ था और इस बार नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ, बना इस बार भी कोलाइडल सॉल्यूशन, लेकिन दोनों का नेचर अलग हो गया। कैसे, एक हो गया पॉजिटिव चार्ज सोल और एक हो गया नेगेटिव चार्ज सोल। उसमें हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्रिएट हुआ था, इसमें हर जगह पर नेगेटिव क्रिएट हुआ। करेंगे दोबारा उतारिए इसको।
हो गया, लिख लिए। तीसरा लिखेंगे, चार्ज को डेवलप करने का तीसरा तरीका। यदि आप डिस्पर्स्ड फेज का डिसोसिएशन करवा देते हैं इन द डिस्पर्सन मीडियम, तो भी चार्ज डेवलप होता है। जैसे देखिएगा इधर, ये सब एक एक लाइन का रिएक्शन मात्रा है, इसको सिर्फ रिएक्शन से लिख के आगे बढ़ जाएंगे। C17H35 OONA, ध्यान से देखिएगा, ये सोप का केमिकल फॉर्मूला है, साबुन। याद रखिएगा, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, सोप का केमिकल फॉर्मूला। ये टूटता है C17H35COO माइनस में और Na प्लस में। थोड़ा रुकिए अब। ये जो Na प्लस है, यह एक छोटा पार्टिकल है, इसका रेंज 10 एंगस्ट्रॉम से नीचे का होता है। सिर्फ ये यदि पानी में रहता ना, तो ये ट्रू सॉल्यूशन बना देता, जैसे NaCl बनाता है। लेकिन आप थोड़ा इसको देखिए तो, क्या ये लगता है आपको कि ये छोटा पार्टिकल है? ये बहुत बड़ा पार्टिकल है। ये कोलाइडल रेंज में, ये 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच का साइज है। और इस हर पार्टिकल पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो यदि इस पर चार्ज नहीं होता ना, तो ये नीचे जाके बैठ जाता। लेकिन इस पर चार्ज होने के कारण ये नीचे जाके बैठता उठता नहीं है, और कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण करता है। तो हम इसको कोलाइडल पार्टिकल्स कह सकते हैं। सर ये तो, अच्छा, यही यदि छोटा होता तो, यदि ये पार्टिकल छोटा होता तो फिर ये कोलाइडल पार्टिकल नहीं होता, फिर वो ट्रू सॉल्यूशन के अंतर्गत चला जाता। क्योंकि साइज इसका इस रेंज में है और सेम नेचर का चार्ज हमेशा उस पर आएगा, माइनस माइनस, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। तो आप जो पानी में साबुन घोल दो, पानी में डिटर्जेंट वो सर्फ वगैरह घोल दो, शैम्पू घोल दो, ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। 4 नंबर में लिखेंगे, लिखेंगे चार्ज डेवलप ऑन द surface of colloidal particles. Charge develop on the surface of colloidal particles. Charge develop on the surface of colloidal particles by loss or gain of electron. Charge develop on the surface of colloidal particles by loss or gain of electron. पांचवा लिखिए, charge develop due to collision between dispersed phase and dispersion medium. Charge develop due to collision between charge develop due to collision between dispersed phase and dispersion medium. डीपी एंड डीएम लिख दीजिए। चार्ज डेवलप ड्यू टू collision between dispersed phase and dispersion medium। तो ये सब चार्ज को डेवलप करने का तरीका था। अगला हेडिंग डालेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस और डेटाफोरेसिस।
इलेक्ट्रोफोरेसिस और केटाफोरेसिस। तो सुनिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस या केटाफोरेसिस होता क्या है, पहले आप इसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। सोल दो टाइप का होता है, एक होता है लायोफिलिक और दूसरा होता है लायोफोबिक। लायोफिलिक सोल पर चार्ज, लायोफिलिक चार्ज सोल पर, सॉरी सॉरी, लायोफिलिक सोल के कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज हो भी सकता है और चार्ज नहीं भी हो सकता, ये पीछे आपको बताया गया था। लेकिन यदि आप लायोफोबिक सोल की बात करते हैं तो वहां पर हर हाल में चार्ज होगा और सेम नेचर का चार्ज चार्ज होगा, या तो सब पर पॉजिटिव 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 या फिर सब पर निगेटिव निगेटिव निगेटिव। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तरीका होता है जिससे पता किया जाता है कि कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज है या चार्ज नहीं है। और यदि चार्ज है, नहीं है तब तो कोई बात नहीं। और यदि चार्ज है तो किस नेचर का चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है या फिर निगेटिव चार्ज है। अब इसका क्या तरीका होता है, अब इस तरीका को समझिए। इस तरह का एक बर्तन होता है, इधर एक मेटल का प्लेट और इधर एक मेटल का प्लेट लगाया हुआ होता है। इसको आप सेल से जोड़ दीजिए, एक होगा एनोड, दूसरा होगा कैथोड। पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग एनोड कर रहे हैं और निगेटिव चार्ज वाले को कैथोड कर रहे हैं। इस कोलाइडल सॉल्यूशन को चेक करना है कि उस पर कैसा चार्ज है या चार्ज है या नहीं। उस कोलाइडल सॉल्यूशन को आप इस बर्तन में भर लीजिए। इस बर्तन में भरने के बाद हम मेनली इसमें चेक करते हैं किसको, लाइयोफोबिक सोल को, क्योंकि लाइयोफोबिक सोल पर ही ना हर हाल में चार्ज होगा। तो इसमें कोई लाइयोफोबिक सोल डाल दीजिए। अब जैसे ही आप इसका स्विच ऑन करते हैं तो अंदर में यदि किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब पार्टिकल्स का कोई मूवमेंट यदि नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि अंदर में कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यदि मूवमेंट हुआ तो क्यों हुआ, आप चार्ज दिए तो ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया। यदि अंदर में कोलाइडल पार्टिकल्स पर सब पर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करके सबको इधर भगाएगा और ये निगेटिव उसको खींच के आप अपने अंदर सटा लेगा, उसको ये क्या बोलते हैं, डिपॉजिट कर लेगा। कोलाइडल पार्टिकल्स को अपने ऊपर डिपॉजिट कर लेगा। कैसे डिपॉजिट कर लेगा, क्योंकि इस पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। कोलाइडल पार्टिकल्स पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो डेफिनेटली वो, याद है वो फेराडे का जो लॉ पढ़ रहे थे आप, बिल्कुल वो वाली बात होने लगेगी। सारा का सारा पार्टिकल पता चलेगा यहाँ जाके जमा होना शुरू हो गया है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करता है कैथोड की तरफ, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज है। और यदि कोलाइडल पार्टिकल्स मूव करता है एनोड की तरफ यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कोलाइडल पार्टिकल्स पर निगेटिव चार्ज है। इस तरीके से पता चल जाता है कि चार्ज किस नेचर का वहाँ उपस्थित है। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है या कैटाफोरेसिस है, ये क्या है, यह एक प्रोसेस है जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स एनोड और कैथोड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नीचे पहले इस फिगर को बना लो तो आप। जिस तरह से आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े थे ना, एग्जैक्ट वही टाइप का बात है ये।
शुरू करें लिखाना? तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कह, सुनिएगा, पहले लिखना नहीं है। हम यहाँ कह सकते हैं मूवमेंट, सुनिएगा ध्यान से, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स एनोड और कैथोड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस या फिर मेटाफोरेसिस। देखिए तो लिखेंगे मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स movement of colloidal particles towards anode और कैथोड। मूवमेंट ऑफ colloidal particles towards anode और कैथोड in the presence of electric field is called electrophoresis or cataphoresis। is called electrophoresis और cataphoresis। फिर देखिए, इस पर यदि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो तो वो कहाँ भागेगा? कैथोड पर। तो हम कह सकते हैं कि if colloidal particles moves towards cathode, then positive charge is present on the surface of colloidal particles, and if colloidal particles moves towards anode, it means negative charge is present on the surface of colloidal particles। क्लियर है ये? लिखेंगे if, नेक्स्ट एरो देके लिखना है, if colloidal particles if colloidal particles moves towards if collide if colloidal particles moves towards cathode then then positive charge is present on the surface of colloidal particles। present on the surface of colloidal particles। ठीक है, उल्टा खुद से लिख लीजिए। एंड इफ, इसी में लिखना है, एंड इफ colloidal particles moves towards anode, then negative charge present on the surface of colloidal particle। तो इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के नेचर से हम लोग प्रेजेंस ऑफ चार्ज और नेचर ऑफ चार्ज को डिटरमाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रो कोलाइडल सॉल्यूशन में। एरो देके लिखेंगे, बाय द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस, बाय द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस,
By the nature of electrophoresis or cataphoresis, comma, presence of charge and nature of charge can be determined. Can be determined. अगला हेडिंग डालिए तो। अच्छा एक बात और सुनिएगा, अभी जो लिखा है ना ये हेडिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस केटाफोरेसिस, यहाँ पर ना 6-7 को इसी तरह का छोटा छोटा हेडिंग है। हम सबका नाम बोल रहे हैं, आप सुनिए ध्यान से। इलेक्ट्रोफोरेसिस या केटाफोरेसिस, पेप्टाइजेशन, कोगुलेशन, डायलिसिस, यही सब छोटा मोटा जो टॉपिक, टिंडल इफेक्ट, ये सब छोटा छोटा टॉपिक जो है ना, अभी जो अब पढ़ रहे हैं, यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन हमेशा आता है, और यही सब जब भी पूछता है तो यही पूछता है। तो एग्जाम का जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा बैठिएगा, चैप्टर को लेकर खत्म हो जाएगा। जो कहेंगे याद कर लेने के लिए याद करके जाएगा, वही पूछेगा, उससे बाहर पूछता नहीं है। तो समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा लेंदी चैप्टर नहीं है ये, ऐसे भी छोटा ही है। तो हेडिंग डाल देंगे पेप्टाइजेशन, और इन ये बात इसलिए हम बोले हैं ताकि आगे 2-3 दिन जो टॉपिक अभी बताएंगे उसको थोड़ा ढंग से समझ लीजिएगा। समझा हुआ रहेगा तो याद वाद करना भी बहुत मुश्किल नहीं होता है। पेप्टाइजेशन, ये हमारा अगला टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।